आइए जानते हैं बिहार की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि ये वीडियो आप बिहार के किस जिले और किस गांव से देख रहे हैं। नीतीश सरकार के बड़े प्रोजेक्ट का काम धीमा, लक्ष्य पर सवाल। नए साल में बिहार में कई बड़े पुल और सड़क परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन हकीकत यह है कि कई प्रोजेक्ट की प्रगति अभी भी 20 से 32% के बीच अटकी हुई है। पटना से हाजीपुर के बीच गांधी सेतु के समानांतर बन रहे 4 लेन पुल की भौतिक प्रगति करीब 60% है। इसे दिसंबर 2026 तक पूरा करने का नया लक्ष्य तय किया गया है, जबकि इसे 2024 में ही पूरा होना था। हाजीपुर से महनार होते हुए मोहिउद्दीन नगर तक 29.73 किलोमीटर लंबी सड़क का काम 26% ही हुआ है। वैशाली के जंदाहा बाईपास का काम 32% पर अटका है और इसे जुलाई तक पूरा करने का लक्ष्य है। एकंगरसराय में रेल ओवरब्रिज का काम भी 32% ही पूरा हुआ है। कटोरिया, लखपुरा, बांका और पंजवारा में बाईपास और सड़क निर्माण की प्रगति मात्र 20% है। निर्माण कंपनियों ने वादा किया है कि इस साल काम पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन धीमी रफ्तार पर सवाल उठ रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 उलझी, लाभार्थी परेशान। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 की शुरुआत सितंबर 2024 में हुई थी। इसमें लाभार्थियों को घर बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता और होम लोन पर ब्याज सब्सिडी देने का प्रावधान है। लेकिन 1 साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी आवेदनों का सत्यापन अधर में लटका हुआ है। लाखों लोगों 2.5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता और होम लोन पर ब्याज सब्सिडी देने का प्रावधान है, लेकिन 1 साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी आवेदनों का सत्यापन अधर में लटका हुआ है। लाखों लोगों ने आवेदन किया था, उम्मीद थी कि सर्दी के मौसम में उन्हें अपनी छत मिल जाएगी, लेकिन योजना कागजी प्रक्रिया में उलझ गई है। डूडा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ऑनलाइन आवेदनों की जांच और भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। धनराशि शासन स्तर से जारी होनी है, लेकिन इसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। लाभार्थियों में निराशा बढ़ रही है और योजना के क्रियान्वयन पर सवाल उठ रहे हैं। पालतू जहरीले सांप ने काटा, चीनी व्यक्ति का अंगूठा काटना पड़ा। बीजिंग में हुआंग नामक व्यक्ति को अपने पालतू जहरीले सांप को हाथ से खाना खिलाना भारी पड़ गया। सांप ने उसके अंगूठे में काट लिया, जिससे खून के थक्के जमने लगे और अंगूठे में नेक्रोसिस हो गया। डॉक्टरों को उसका अंगूठा काटना पड़ा। हुआंग को बचपन से सांपों से लगाव था और उसने लंबे नाक वाले वाइपर को पालतू बनाया था। यह सांप इतना जहरीला माना जाता है कि लोक कथाओं में इसे 5 कदम वाला सांप कहा जाता है। हाल के वर्षों में चीन में खतरनाक जानवरों को पालतू बनाने का चलन बढ़ा है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि विदेशी और जहरीले जानवरों को पालना बेहद खतरनाक है। छिपकलियों के मल से साल्मोनेला, मार्मोट्स से रेबीज वायरस और अन्य बीमारियां फैल सकती हैं। डॉक्टरों ने गर्भवती महिलाओं, छोटे बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को ऐसे जानवर पालने से बचने की सलाह दी है। धार्मिक बातों में उलझाकर जेवर लेकर भागे टप्पेबाज। सिधौली कोतवाली के सामने बुधवार को महिला के साथ टप्पेबाजी की घटना हुई। अलादादपुर की मिथिलेश, जो खाना बनाने का काम करती हैं, तहसील मार्ग पर जा रही थीं। तभी 2 व्यक्ति उनसे अस्पताल का रास्ता पूछने लगे। बातचीत के दौरान उन्होंने धार्मिक बातें शुरू कर दी और मिथिलेश से पारिवारिक जानकारी ले ली। इसके बाद उनमें से एक ने उनके हाथ पर रुपयों की गड्डी रखकर तंत्र मंत्र का ढोंग किया। कुछ देर बाद दोनों ने मिथिलेश से पायल, झाला और चेन उतारकर पर्स में रखने को कहा। मिथिलेश ने ऐसा किया और पर्स रुपयों की गड्डी पर रख दी। इसके बाद दोनों टप्पेबाज जेवर और रुपयों से भरी पर्स लेकर भाग गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपितों का पता लगा रही है। प्रदूषण से युवाओं का दिल कमजोर, हार्ट अटैक का खतरा। खराब जीवन शैली और गलत खान पान के साथ वायु एवं ध्वनि प्रदूषण युवाओं के दिल को कमजोर कर रहे हैं। प्रदूषित हवा के सूक्ष्म कण सीधे रक्त में पहुंचकर धमनियों में सूजन और सख्ती पैदा करते हैं। इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है और दिल तक ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। लगातार शोर भी तनाव बढ़ाकर हृदय को नुकसान पहुंचाता है। विशेषज्ञों के अनुसार कम उम्र में हार्ट अटैक, स्ट्रोक और हार्ट फेलियर का खतरा कई गुना बढ़ गया है।
PM 2.5 जैसे कण बच्चों तक को प्रभावित कर रहे हैं। राजधानी में पराली जलाना, पुराने वाहन और धूल प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं। यदि ठोस कदम नहीं उठाए गए तो वर्ष 2040 तक हार्ट डिजीज और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की रफ्तार कई गुना बढ़ जाएगी। यह जानकारी KGMU के प्रोफेसर डॉक्टर गौरव चौधरी ने दी। गैस सिलेंडर OTP सिस्टम बना। सिर दर्द। केंद्र सरकार ने गैस सिलेंडर की डिलीवरी में पारदर्शिता लाने के लिए मोबाइल OTP सिस्टम लागू किया था, लेकिन यह व्यवस्था अब आम लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रही है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ताओं का कहना है कि कई बार नेटवर्क कमजोर होने से OTP समय पर नहीं आता। कुछ मामलों में OTP देर से आता है या बिल्कुल नहीं आता, जिससे सिलेंडर की डिलीवरी टल जाती है। बुजुर्गों, अशिक्षित और गरीब परिवारों को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। कई घरों में कनेक्शन किसी अन्य सदस्य के नाम पर होता है और डिलीवरी के समय वह मौजूद नहीं रहता। ऐसे में सिलेंडर नहीं मिल पाता और घरेलू कामकाज प्रभावित होता है। उपभोक्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। आयुष्मान कार्ड को लेकर बड़ा बदलाव। सरकार ने आयुष्मान कार्ड को लेकर बड़ा बदलाव किया है। अब नए कार्ड आधार eKYC के बाद ही बनेंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम 2.0 लागू किया है। इसके तहत कार्ड में नए सदस्य जोड़ने का विकल्प खत्म कर दिया गया है। केवल SICC 2011 के तहत बचे परिवारों में ही सदस्य जोड़े जा सकेंगे। संदिग्ध कार्डों की पहचान AI आधारित तकनीक से की जा रही है। ऐसे कार्डों का इलाज तुरंत रोक दिया जाता है और जांच के बाद सही पाए जाने पर उन्हें बहाल किया जाता है। 2018 से अब तक बने कार्डों में से 61,000 से अधिक संदिग्ध पाए गए हैं। देहरादून में बस में लगी आग। देहरादून के डोईवाला में गुरुवार सुबह उत्तराखंड परिवहन निगम की बस में अचानक आग लग गई। बस लोहाघाट डिपो से देहरादून जा रही थी। करीब 4 बजे धुआं उठने लगा और देखते ही देखते बस आग की लपटों में घिर गई। चालक और परिचालक की सूझबूझ से सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकल गए। हालांकि 2 यात्रियों के मोबाइल और पर्स जलकर खाक हो गए। बस पूरी तरह जल गई। लोहाघाट डिपो से 32 बसों का संचालन होता है, जिनमें से 10 बसें अपनी मियाद पूरी कर चुकी हैं। हादसे के बाद भी ऐसी बसों का संचालन जारी है। लोगों ने सवाल उठाया है कि जिम्मेदार विभाग पुरानी बसों को क्यों चलने दे रहा है, जबकि यह यात्रियों की जिंदगी से खिलवाड़ है। राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से कर दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी वही काम कर रहे हैं जो भगवान राम करते थे, यानी पीड़ितों और वंचितों को न्याय दिलाना। पटोले ने कहा कि राहुल गांधी सेवा करना पसंद करते हैं, न कि मंदिर में फोटो सेशन कराना। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि जब रामलला ताले में बंद थे तब पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने मंदिर के ताले खुलवाए थे। बीजेपी ने इस बयान पर कड़ा पलटवार किया। शहजाद पूनावाला ने इसे कांग्रेस की चापलूसी प्रो मैक्स बताया और कहा कि कांग्रेस लगातार हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है। उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस पहले राम मंदिर निर्माण का विरोध करती रही है। 1 जनवरी 2026 से लागू नए नियम। नए साल की शुरुआत के साथ ही देश भर में कई बड़े बदलाव लागू हो गए हैं। सबसे अहम है 8वां वेतन आयोग, जिससे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में 20 से 35% तक बढ़ोतरी संभव है। इससे लाखों परिवारों की आय पर सीधा असर पड़ेगा। ऊर्जा क्षेत्र में राहत भी मिली है। यूनिफाइड टैरिफ सिस्टम लागू होने से CNG की कीमतों में 1.25 से 2.5 रुपए प्रति किलो और PNG में 0.90 से 1.80 रुपये प्रति SSCM तक की कमी आई है। बैंकिंग सेक्टर में RBI ने रेपो रेट में 0.25% कटौती की है। इससे लोन की EMI कम होगी। हालांकि अंतिम फैसला बैंकों पर निर्भर करेगा। LPG सिलेंडर की कीमत भी हर महीने की पहली तारीख को रिव्यू होती है और इस बार कीमतों में कमी आई है। सोशल मीडिया नियमों में बदलाव हुआ है। अब 16 साल से कम उम्र के बच्चों के इस्तेमाल पर सख्ती होगी ताकि वे गलत कंटेंट से बच सकें। सबसे अहम पैन और आधार लिंकिंग अब अनिवार्य हो गई है। 31 दिसंबर 2025 तक यह काम फ्री था, लेकिन अब जुर्माना भरना होगा।
पटना में बदली यातायात व्यवस्था। नववर्ष और गांधी मैदान में आयोजित सरस मेले को देखते हुए पटना पुलिस ने 1 से 4 जनवरी तक विशेष ट्रैफिक प्लान लागू किया है। गांधी मैदान के चारों ओर ऑटो और ई रिक्शा का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इको पार्क और चिड़ियाघर जैसे पिकनिक स्थलों के पास भी रूट डाइवर्ट किए गए हैं। दानापुर से आने वाले ऑटो पुलिस लाइन तिराहा से ही लौट जाएंगे। अशोक राजपथ पर गाय घाट से आने वाले ऑटो कारगिल चौक से आगे नहीं जा सकेंगे। एग्जीबिशन रोड पर भट्टाचार्य चौक से गांधी मैदान की ओर ऑटो और ई रिक्शा का प्रवेश बंद रहेगा। बेली रोड पर दबाव बढ़ने पर वाहनों को डुमरा चौकी से एयरपोर्ट की ओर मोड़ा जाएगा। छज्जू बाग और बुद्ध मार्ग पर ई रिक्शा प्रतिबंधित रहेंगे। वीआईपी एरिया में सर्कुलर रोड और कर्पूरी गोलंबर से इको पार्क की ओर निजी वाहनों का प्रवेश 24 घंटे बंद रहेगा, वर्जित रहेगा। पार्किंग व्यवस्था के लिए वैकल्पिक स्थल चिन्हित किए गए हैं। वेटनरी कॉलेज मैदान, राजधानी वाटिका में अटल पथ की एक लेन, बिहार म्यूजियम के सामने सड़क की एक लेन और गांधी मैदान में सिटी सेंटर मॉल के लिए पार्किंग की अनुमति होगी। पटना जंक्शन पर हनुमान मंदिर और गोलंबर के पास वाहन खड़े करने पर पाबंदी है। राबड़ी आवाज में 7 महीने बाद तेज प्रताप की एंट्री पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने गुरुवार को अपने जीवन के 68वें वर्ष में प्रवेश किया। जिस बंगले को खाली करने का नोटिस सरकार ने दिया है, वहां इस बार माहौल फीका रहा। 7 माह बाद बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव पहुंचे और मां के साथ केक काटा। राबड़ी की आंखें सजल हो गईं। तेज प्रताप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मां परिवार की आत्मा है और कठिन समय में भी साथ खड़ी रहती हैं। लालू प्रसाद दिल्ली में आराम कर रहे हैं, जबकि तेजस्वी यादव यूरोप यात्रा पर हैं। इस बार कार्यकर्ताओं और नेताओं की भीड़ नहीं जुटी। इसे पारिवारिक खटास और राजनीतिक उतार चढ़ाव का परिणाम माना जा रहा है। नए साल में सस्ती सुलभ बिजली का संकल्प। ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण बिजली की आपूर्ति हो रही है। नए साल में ऊर्जा विभाग सस्ती और सतत बिजली उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत हर परिवार को 125 यूनिट मुफ्त बिजली मिल रही है, जिससे 90% घरेलू उपभोक्ताओं का मासिक बिल शून्य हो गया है। किसानों और कोल्ड स्टोरेज को 55 पैसे प्रति यूनिट बिजली मिल रही है, जिससे खेती डीजल के मुकाबले 10 गुना सस्ती हो गई है। मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के दूसरे चरण का 80% काम समय से पहले पूरा हुआ है। बिजली वितरण कंपनियां मुनाफे में चल रही हैं। सरकारी स्कूलों के छात्रों को फ्री कोचिंग सुविधा। बिहार सरकार अप्रैल 2026 से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग सुविधा देने जा रही है। 9वीं और 10वीं के छात्रों को फाउंडेशन कोर्स कराया जाएगा, जबकि 11वीं और 12वीं के छात्रों को इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी कराई जाएगी। जिन छात्रों का लक्ष्य अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उन्हें रेलवे, सीयूईटी, एसएससी और बैंकिंग की तैयारी कराई जाएगी। इसके लिए नामचीन कोचिंग संस्थानों से बात चल रही है और आईआईटी कानपुर व आईआईटी पटना का सहयोग लिया जाएगा। स्कूलों में नियमित कक्षाओं के अलावा रोजाना 1.5 घंटे की ऑनलाइन क्लास होगी। सप्ताह में 1 दिन मूल्यांकन होगा और अच्छे छात्रों को अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा। सम्राट चौधरी ने दोहराया रोजगार का वादा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 1 करोड़ नौकरी रोजगार देने की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विकास विश्वविद्यालय इसी उद्देश्य से स्थापित हुआ है। अब तक 32 लाख युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। अगले 5 वर्षों में 25 नई चीनी मिलों की स्थापना होगी। सम्राट चौधरी ने बताया कि एनडीए ने 2020 में 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार का वादा किया था। पिछले 5 वर्षों में 52 लाख लोगों को नौकरी रोजगार मिला है। अब सरकार का लक्ष्य 1 करोड़ रोजगार है। उन्होंने कहा कि बिहार तेजी से बढ़ रहा है और कोऑपरेटिव मॉडल व जनता की भागीदारी से विकास हो रहा है। डिफेंस कॉरिडोर, उद्योग और कौशल आधारित रोजगार से बिहार की नई पहचान बन रही है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए 1289 करोड़ की परियोजना। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने और पारदर्शी बाजार व्यवस्था विकसित करने के लिए बिहार सरकार काम कर रही है।
इसके लिए बिहार कृषि एक्सीलरेशन मिशन और बिहार कृषि अवसंरचना मिशन की स्थापना की गई है। राज्य के 21 कृषि बाजार प्रांगणों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। 12 प्रांगणों के लिए 748 करोड़ और 9 प्रांगणों के लिए 540 करोड़ की परियोजनाएं स्वीकृत हैं। इन बाजारों में वेंडिंग प्लेटफॉर्म, दुकानें, वे ब्रिज, प्रशासनिक भवन, श्रमिक विश्राम गृह, अतिथि गृह, केला मंडी, मछली बाजार, सड़क, सोलर पैनल और कैंटीन जैसी आधुनिक सुविधाएं बनाई जा रही हैं। इससे किसानों को उनकी उपज का उच्चतम मूल्य मिलेगा और प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। महथिन माई मंदिर में नव वर्ष पर भक्तों की भीड़। नव वर्ष की शुरुआत प्रखंड क्षेत्र में आस्था और श्रद्धा के बीच हुई। सुबह से ही लोग पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों में जुटे रहे। महथिन माई मंदिर में भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। महिला और पुरुषों की लंबी कतारें दर्शन के लिए लगी रहीं। भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। मंदिर प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष जनार्दन सिंह और धनंजय कुशवाहा सहित पूरी टीम व्यवस्था बनाने में सक्रिय रही। स्थानीय लोगों ने बताया कि हर साल भीड़ रहती है, लेकिन इस बार संख्या और भी अधिक रही। भीड़ के बावजूद श्रद्धालुओं में उत्साह बना रहा और सभी ने शांतिपूर्ण तरीके से दर्शन किए। घर घर पकवान बने और पूरे क्षेत्र में सकारात्मक ऊर्जा का माहौल रहा। दरभंगा में सरकारी भूमि पर कब्जा बरकरार। गौड़ा बौराम प्रखंड क्षेत्र के पलवा गांव में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण का मामला सामने आया है। अंचल प्रशासन की नोटिस के बावजूद कब्जा बरकरार है। गांव निवासी ब्रह्म मुखिया ने अंचल अधिकारी को लिखित आवेदन देकर अवैध कब्जा हटाने की मांग की है। यह भूमि सामुदायिक उपयोग के लिए थी और विवाह भवन या खेल मैदान निर्माण की मांग पहले ही की जा चुकी थी। ग्रामीणों का आरोप है कि चुनाव अवधि के दौरान समद अली ने चुपचाप चापाकल गाड़कर फूस का घर बना लिया। पहले भी शिकायत पर जांच हुई थी और निर्माण पर रोक लगी थी। ग्रामीणों का कहना है कि यह सरकारी आदेशों की खुली अवहेलना है और प्रशासन की सख्ती पर सवाल खड़े करता है। खगड़िया में कोहरे से ट्रेनें प्रभावित। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का असर ट्रेनों के परिचालन पर पड़ा। खगड़िया स्टेशन से गुजरने वाली 2 लंबी दूरी की ट्रेनें रद्द कर दी गईं। वहीं 1 दर्जन से अधिक ट्रेनें घंटों विलंब से चलीं। कामाख्या से आनंद विहार जाने वाली नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस और अलीपुरद्वार से दिल्ली जाने वाली ट्रेनें वाली सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस रद्द हुई। चंपारण हमसफर एक्सप्रेस 11 घंटे से अधिक विलंब से चली। वैशाली एक्सप्रेस भी 10 घंटे से ज्यादा लेट रही। कामाख्या स्पेशल फेयर स्पेशल, सहरसा एक्सप्रेस और सहरसा सुपरफास्ट समेत कई ट्रेनें 3 से 4 घंटे देरी से चलीं। मेमू और इंटरसिटी ट्रेनों पर भी असर पड़ा। यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। किशनगंज में 2 तस्कर गिरफ्तार। गलगलियां थाना क्षेत्र के बालूबाड़ी में पुलिस और एसएसबी 41वीं बटालियन ने संयुक्त छापेमारी कर 205 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 2 अंतरराज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया। इनमें एक महिला भी शामिल है। पकड़े गए दोनों पश्चिम बंगाल के निवासी हैं। छापेमारी के दौरान एक स्कूटी, 4 मोबाइल और 6,745 रुपए भी बरामद किए गए। पुलिस को सूचना मिली थी कि मालदा से ब्राउन शुगर की डिलीवरी होने वाली है। एसडीपीओ 2 मंगलेश कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने कार्रवाई कर आरोपितों को पकड़ा। बरामद ब्राउन शुगर की कीमत 8 लाख से अधिक आंकी गई है। आरोपितों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जेल भेजा जाएगा। नीतीश कुमार पैतृक गांव पहुंचे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को अपने पैतृक गांव कल्याण बिघा पहुंचे और मां परमेश्वरी देवी की 16वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने ग्राम देवी मंदिर में पूजा की और वैद्य रामलखन सिंह स्मृति वाटिका में मां को नमन किया। पिता रामलखन सिंह और पत्नी मंजू सिन्हा की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण किया। इस दौरान पुत्र निशांत कुमार, बड़े भाई सतीश कुमार और अन्य स्वजन भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से मुलाकात कर उनके आवेदन अधिकारियों को कार्रवाई के लिए दिए। मौके पर मंत्री, सांसद, विधायक और जदयू के कई नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं दी और पैतृक आवास पर कुछ समय बिताया। रेलवे स्टेशनों पर लगेंगे डिजिटल लॉकर। रेल यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। समस्तीपुर रेल मंडल ने सीतामढ़ी जंक्शन सहित 14 प्रमुख स्टेशनों पर डिजिटल लॉकर सुविधा शुरू करने की तैयारी तेज कर दी है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी। फिलहाल मंडल के किसी भी स्टेशन पर यह सुविधा उपलब्ध नहीं है।
यात्रियों को ट्रेन लेट होने पर सामान के साथ भटकना पड़ता है। डिजिटल लॉकर लगने के बाद यात्री अपना सामान सुरक्षित रखकर निश्चिंत होकर अन्य कार्य कर सकेंगे। इससे यात्रियों की सुविधा और रेलवे के राजस्व दोनों में बढ़ोतरी होगी। पहली सूची में समस्तीपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, रक्सौल, सहरसा, बेतिया, जयनगर और मधुबनी समेत 14 स्टेशन शामिल हैं। किशोर को बंधक बनाकर ड्रग्स का आदी बनाया जिले का एक किशोर 8 महीने तक ऑर्केस्ट्रा संचालक और नर्तकियों के चंगुल में फंसा रहा। जून से लापता किशोर को बिहार शरीफ के बाहरी इलाके में जबरन बंधक बनाकर रखा गया था। सोमवार को अभिभावकों ने डायल 112 की मदद से उसे मुक्त कराया। बताया गया कि नर्तकियों ने उसे ड्रग्स का आदी बना दिया था। अब उसे नशा मुक्ति केंद्र भेजने का प्रयास किया जा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता मनोहर सोनी ने बताया कि इस समूह में अधिकांश युवतियां उत्तर प्रदेश की निवासी थीं। पुलिस ने किशोर को न्यू बाईपास के पास से छुड़ाया। परिवार ने पहले भी उसे मुक्त कराने की कोशिश की थी, लेकिन नर्तकियों ने मना कर दिया था। गंडक नदी पर पुल के स्थान परिवर्तन की मांग बगहा और पिपरासी क्षेत्र की जनता ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री को पत्र लिखकर गंडक नदी पर प्रस्तावित पुल के स्थान परिवर्तन की मांग की है। वर्तमान योजना शास्त्री नगर से बेलवनिया के बीच पुल निर्माण की है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि यह क्षेत्र निर्जन है और यहां भूमि अधिग्रहण पर भारी मुआवजा देना पड़ेगा। साथ ही बासी नदी पर अतिरिक्त पुल की आवश्यकता होगी, जिससे लागत बढ़ेगी। ग्रामीणों ने सुझाव दिया है कि सी पॉइंट से धनहा रथवल तक पक्का गाइड बांध बनाया जाए। इससे विस्थापित लोग अपनी पैतृक भूमि पर लौट सकेंगे और हजारों एकड़ सरकारी जमीन उपयोग में आ सकेगी।